छात्राओं, स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हिंदी एकांकी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के संबंध में पूर्व में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही उनका उत्सर्ग नामक एकांकी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उस एकांकी के फोटोग्राफ भी मैं आपको भिजवा चुकी हूँ, जिसका अध्ययन आपने कर लिया होगा। आइए आज हम इसकी समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। उत्सर्ग नामक एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक वैज्ञानिक एकांकी कहा जा सकता है। इस एकांकी के अंतर्गत हम सबसे पहले हम देखें तो इसका शीर्षक से हम बात प्रारंभ करते हैं। तो उत्सर्ग जो इसका शीर्षक है वो आकार में एकदम छोटा, लघु आकार का, अर्थपूर्ण भी है, कुतूहल भी जागृत करता है। किसका उत्सर्ग, किसके लिए उत्सर्ग, कैसा उत्सर्ग, यह भाव हमारे मन में शीर्षक देखते ही सहज ही जागता है। कथानक की मूल संवेदना से भी जुड़ा हुआ है। जब हम इस एकांकी को पूरे को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें इस उत्सर्ग का अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। तो आइए हम इस एकांकी पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस एकांकी में कुल 5 पात्र डॉक्टर शेखर जो कि एक वैज्ञानिक है, विनय जो डॉक्टर शेखर का सहायक है, छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षिता प्रेमिका है, मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री और सुधीर जो डॉक्टर शेखर का सेवक है। इन 5 पात्रों के माध्यम से इस एकांकी का पूर्ण विकास हुआ है और बड़े ही रोचकता के साथ, बड़े नाटकीय तरीके से लेखक ने इसमें अपनी बात को कहा है। यह एक वैज्ञानिक एकांकी है जिसमें इन 5 चरित्रों के द्वारा, इनके संवादों के द्वारा, इनके परस्पर वार्तालाप के द्वारा, उसके माध्यम से यह एकांकी आगे बढ़ता है और बड़े रोचक तरीके से विज्ञान और मानवीय संबंधों के बीच का जो द्वंद्व है उसे उभारता है। एकांकी का प्रारंभ है वो बड़ा जिज्ञासा जगाने वाला है, कुतूहलपूर्ण है। लेखक ने प्रारंभ में ही पर्याप्त रंगमंचीय संकेत दिए हैं। कैसा रंगमंच होना चाहिए, क्या क्या उपकरण रंगमंच पर होंगे, पात्र हैं वो किस प्रकार के हैं, उनकी वेशभूषा किस प्रकार की होगी, ये सब रंगमंचीय संकेत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी के प्रारंभ में दे दिए हैं। इस एकांकी के प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर जो कि एक वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा एक उपकरण, एक एपराटस जिसका अर्थ है उपकरण हिंदी में, एक मशीन का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से वो दावा करते हैं कि वो जो मृतात्माएं हैं उनका आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शेखर की यह एक महान वैज्ञानिक खोज है जिसके द्वारा वो दावा करते हैं कि मृत्यु जीवन का समापन नहीं है, बल्कि इस जीवन के बाद एक नए जीवन का आरंभ है। यहाँ पर आकर के हम देखते हैं कि डॉक्टर शेखर एक अद्भुत ज्ञानी, एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, जो कि यह मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात एक नए जीवन का आरंभ है। लोग व्यर्थ ही विलाप करते हैं, यह कथन है उनका। वो अनेक शोधार्थियों के बीच अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, उन्हें वक्तव्य देने के लिए, या कहें कि उनके सामने लेक्चर देने के लिए, इस वैज्ञानिक शोध के बारे में बताने के लिए, या हम डॉक्टर शेखर और विनय जो उनका सहायक है, उनके संवादों के माध्यम से हमें पता लगता है किस प्रकार से लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनकी महान वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। लोगों पर उनकी खोजों का, उनके व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव है। प्रारंभ में ही हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाता है।
यहाँ पर देखिए बड़े नाटकीय तरीके से डॉक्टर शेखर के व्यक्तित्व को लेखक ने उभारा है और डॉक्टर शेखर की महानता, उनकी बौद्धिकता, उनकी वैचारिक उच्चता, उनकी महान वैज्ञानिक खोज और जीवन के संबंध में उनका दृष्टिकोण बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे सामने उभरता है। यहाँ पर उन दोनों के परस्पर संवादों के द्वारा बड़ी सहजता के साथ लेखक डॉक्टर शेखर के उस अद्भुत तेजस्वी व्यक्तित्व से हमें परिचित करवा देते हैं। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि डॉक्टर शेखर के संवादों के माध्यम से भी हमें पता चल जाता है कि उनकी पुत्री है जो मंजुल, वो आई हुई है और पुत्री के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम भी है। यह प्रेम भी उनके संवादों में स्पष्टतः झलक उठता है। डॉक्टर शेखर जब अन्य वैज्ञानिकों या शोधार्थियों या वैज्ञानिक खोज करने में रत जो अनेक विद्यार्थी हैं उनके बीच अपना वक्तव्य देने के लिए अपने घर से गए हैं, तो आवश्यक संकेत भी वे मंजुल को देते हैं। उन्हें अपने खोज से, अपनी मशीन से बहुत लगाव है, उसे वो किसी को स्पर्श तक नहीं करने देना चाहते, वो स्वयं उसकी देखरेख करते हैं। मंजुल से वार्तालाप करके वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक मोड़ यहीं पर कहानी में आता है जब मंजुल उस मशीन को देख रही है, कुछ बटन उसने दबा दिए हैं और संगीत जो उसे प्रिय है, जब वो सुर साधना करती है तो छाया देवी जो डॉक्टर शेखर की पूर्व प्रेमिका रही है, उनका प्रवेश मंच पर होता है। छाया देवी और मंजुल के बीच परस्पर कुछ वार्तालाप होता है और छाया देवी जो मंजुल को ऋषिकेश ले जाने की बात कहकर 4 माह बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी कहकर चली जाती है। अब देखिए नाटक में एक अद्भुत बदलाव आता है। यहाँ पर लेखक ने बड़ी बारीकी से उस मानवीय द्वंद्व को, हम डॉक्टर शेखर के माध्यम से हम उस द्वंद्व को उभरते हुए देखते हैं। डॉक्टर शेखर जब आते हैं और उन्हें ज्ञात होता है कि उनके पीछे से छाया देवी घर पर आई थी और उन्होंने मंजुल को ऋषिकेश ले जाने की बात कही है, तो वे चिंतित हो उठते हैं। वे कहते हैं छाया देवी का तो देहांत हो चुका है, वो यहाँ कैसे आ सकती है। यहाँ मंजुल के मन में यह बात घर कर जाती है कि इसका मतलब 4 माह बाद छाया देवी उसे अकेली को जब अपने साथ ऋषिकेश ले जाएंगी या कहकर गई हैं, इसका मतलब 4 माह से अधिक उसका जीवन नहीं है और वो 4 माह पश्चात मरने वाली है। यहाँ मंजुल बेचैन हो उठती है, परेशान हो जाती है और इस अपनी आने वाली मृत्यु की जो जानकारी उसे मिली है, उसका जो आभास है, वो उसे अत्यधिक बेचैन कर देता है और उस चिंता में वो अचेत हो जाती है। यहाँ डॉक्टर शेखर के मन के द्वंद्व की सूरत देखिए कि वो महान वैज्ञानिक जो अब तक चर्चा करता था, लोग बेवजह रोते हैं, बेवजह परेशान होते हैं। मृत्यु तो एक नया जीवन है, आत्मा एक देह को उतार फेंकती है, मुक्त हो जाती है। ज्ञानी ध्यानी बने हुए इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले डॉक्टर शेखर एकाएक बेचैन हो उठते हैं। अपनी पुत्री के प्रति जो लगाव है, जो मानवीय रागात्मक संबंध है, सहज रागात्मक संबंध है, वह रागात्मक संबंध उनकी बौद्धिकता पर हावी होने लगता है। उनकी जो बौद्धिक विचारणा है सब इस समय तिरोहित होने लगती है। यहाँ पर डॉक्टर शेखर बेचैन हो उठते हैं और वो पुत्री का जो मोह है, पुत्री का जो प्रेम है, वो बलवान हो जाता है और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते किसी भी तरह से। उनका बौद्धिक मन इस बात को नहीं मानता कि 4 माह बाद उनकी पुत्री उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वो जो ये मानकर चलते हैं
कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, वो जो इस बात का दावा करते हैं कि इस मशीन के द्वारा मैं मृत आत्माओं को बुला सकता हूँ, वो जो इस बात का भी दावा करते हैं कि मैंने बड़ी महान वैज्ञानिक खोज की है और इसके द्वारा मृत्यु के पश्चात के जीवन को मैंने समझ लिया है, जान लिया है, यहाँ आकर उनकी सारी बौद्धिकता, सारा ज्ञान सब एक तरफ हो जाता है और रह जाता है मात्र अपनी पुत्री के प्रति प्रेम, लगाव, अतिशय भावुकता। और इस मनस्थिति में वे आह्वान करते हैं छाया देवी का। अब यहाँ देखिए, लेखक ने बड़ी खूबसूरती के साथ छाया देवी और शेखर के संवादों के माध्यम से छाया देवी और शेखर के बीच पूर्व में जो एक रागात्मक संबंध रहा है, एक लगाव रहा है सहज, उसे उभारा है, उसकी चर्चा उठाई है। और उसके साथ ही जो एक कारण सामने आता है, किस कारण डॉक्टर शेखर छाया देवी से दूर हो गए, वह डॉक्टर शेखर के व्यक्तित्व को एक अलग आयाम देता है, उनके व्यक्तित्व को बहुत उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित कर देता है। अब तक डॉक्टर शेखर की बौद्धिकता से तो जो पाठक या दर्शक है वो प्रभावित रहे ही हैं, लेकिन यहाँ आकर के डॉक्टर शेखर का जो एक व्यक्तित्व का एक और पहलू सामने आता है कि किस तरह से अपने मित्र की मृत्यु हो जाने पर उसकी पुत्री और पत्नी के लालन पालन में लग जाने के कारण, मित्र की पुत्री को अपना लेने के कारण, उनका ध्यान रखने के कारण वे छाया देवी से दूर हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से डॉक्टर शेखर जैसे व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर अपने महान कर्तव्य को महत्व दिया और उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए वे रत रहे। डॉक्टर शेखर के व्यक्तित्व को बखूबी उभारा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ एक और पहलू सामने आता है और छाया देवी और शेखर के बीच का यह द्वंद्व भी उभरता है। और अंत में जब छाया देवी यह शर्त रखती हैं कि तुम्हें अपनी मशीन या अपनी पुत्री दोनों में से एक का चयन करना होगा, तो डॉक्टर शेखर अपनी सारी खोज जो अब तक उन्होंने की है, जिस पर उन्हें बड़ा नाज है, जिसके कारण सारी दुनिया उन्हें पूछती है, पूजती है, उन्हें महान मानती है, उनकी जो अब तक की सारे अध्ययन और सारी खोज का निचोड़ है, उस मशीन को नष्ट कर डालते हैं और अपनी पुत्री, जो उनकी अपनी नहीं उनके मित्र की पुत्री है, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के समान पाला है, उस पुत्री की जान बचा लेते हैं। तो जो मानवीय संबंध हैं, रागात्मकता है, वह बौद्धिकता पर जीतती है, विजय प्राप्त करती है। मनुष्य जब तक दूसरों के संबंध में बात करता है तब तक तटस्थ और बौद्धिक रह सकता है, बात कर सकता है, लेकिन जब अपने व्यक्तिगत जो संबंध हैं, अपने आत्मीय संबंध हैं, उन पर आँच आती है तो सारी बौद्धिकता उसकी तिरोहित हो जाती है, सारा ज्ञान एक और उसके स्थान पर जो सहज मानवीय भावुकता, मानवीय रागात्मक संबंध, आत्मीयता, लगाव, यही विजयी होते हैं, इनकी ही जीत होती है। यह इसकी मूल कहानी है, यही इसका द्वंद्व है जिसे इस एकांकी में लेखक ने उभारा है। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि लेखक प्रारंभ भी बड़ी जिज्ञासा और कुतूहल के साथ करता है, रंगमंचीय संकेत भी पर्याप्त रूप में उन्होंने दिए हैं, प्रस्तुतिकरण बड़ा आकर्षक है, नाटकीयता भी है, इसके संवाद भी रोचक, स्वाभाविक है, पात्रों के अनुकूल है। एक तरफ डॉक्टर शेखर और विनय के संवाद जो डॉक्टर शेखर के व्यक्तित्व के एक महत्व पक्ष को, महान पक्ष को हमारे सामने उभारते हैं, तो डॉक्टर शेखर और मंजुल के संवाद जो डॉक्टर शेखर की उपलब्धियों के साथ साथ पुत्री के प्रति एक सहज रागात्मकता, एक लगाव को उभारते हैं। और डॉक्टर शेखर, छाया देवी और मंजुल के संवाद और डॉक्टर शेखर और छाया देवी के संवाद, इन सभी में डॉक्टर शेखर का व्यक्तित्व बखूबी उभर कर सामने आता है
उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष, अलग अलग पहलू हमारे सामने उभर कर आते हैं और उनके व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताएं हमारे सम्मुख प्रकट होती हैं। एकांकी की भाषा है वह भी सहज स्वाभाविक है, पात्रों के अनुकूल है, प्रवाहपूर्ण है और परिवेश और पात्र के अनुकूल है। आप देखिए ये वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक खोज करने वाले हैं, तो उनकी भाषा में सहज स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, आएगा ही। जब वैज्ञानिक खोजों की बात हो रही है, पात्र है वह स्वयं वैज्ञानिक है, तो उसकी उन खोजों के संबंध में जो सामग्री है उनके संबंध में अंग्रेजी शब्दों का सहजता से प्रयोग होना लाजमी है, हुआ है और इस एकांकी में भी हुआ है और वह कहीं भी हमें अखरता नहीं है। संवाद स्वाभाविक है, पात्रानुकूल है, प्रसंग के अनुकूल है, आकार की दृष्टि से कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं, उनकी भाषा का स्वरूप भी बदलता है, क्योंकि इस एकांकी में जो डॉक्टर शेखर ने जो खोज की है उसको आधार दिया है भारतीय जो आध्यात्म ज्ञान है उसके आधार पर। जो भारतीय तत्व दर्शन है उसमें यह विचारणा उन्हें पूर्व में मिलती है, उसी आधार पर वो अपनी खोज को आगे बढ़ाते हैं, वही आधार उन्होंने लिया है। तो जहाँ इस प्रकार की शोध की बात आती है तो वहाँ भाषा उस प्रकार की है। पुत्री के साथ संवाद है तो सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग भी है। छाया देवी के साथ संवाद है, वहाँ भाषा भावुक है। जहाँ लेखक पुत्री की मृत्यु की सूचना उसे मिलती है, अत्यधिक भावुक हो उठता है, डॉक्टर शेखर अत्यधिक भावुक हो उठते हैं, वहाँ पर भाषा वैसी ही भावपूर्ण है। इसके साथ ही जो एकांकी के लिए अत्यधिक आवश्यक है संकलन त्रय का निर्वाह, तो कार्य संकलन और समय संकलन और दृश्य स्थान संकलन, तीनों का पूर्ण निर्वाह हम इसमें देख पाते हैं। एक ही घटनाक्रम के इर्द गिर्द सारा कथानक घूमता है, यहाँ तक कि इसमें जो एपराटस है, जो उपकरण जो डॉक्टर शेखर द्वारा बनाया हुआ है, मशीन बनाई हुई है, वह स्वयं भी एक पात्र का रूप धारण कर लेती है। एक सीमित समय सीमा में इस एकांकी को खेला जा सकता है। एक सीमित समय सीमा का वर्णन इसमें किया गया है, लंबे चौड़े समय को नहीं लिया है और एक ही दृश्य में यह एकांकी प्रस्तुत किया जा सकता है। अलग अलग स्थानों का वर्णन इसमें नहीं है। संवादों के माध्यम से अन्य स्थान का वर्णन आया है, लेकिन वो पात्रों के संवादों के माध्यम से आया है। अभिनेता की दृष्टि से भी एक सफल एकांकी कहा जा सकता है और मन स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण इस एकांकी का प्राण कहा जा सकता है, क्योंकि जो अंतर्द्वंद्व है बखूबी उभरा है और पात्रों की मन स्थिति का बड़ी सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण लेखक ने किया है। एक तरफ डॉक्टर शेखर और उनकी पुत्री मंजुल के संवादों में जो द्वंद्व उभरता है वह पिता पुत्री के रागात्मक संबंधों और आत्मीयता का ज्ञान हमें कराता है, और उसी प्रकार से शेखर और छाया देवी के संवादों में एक अलग स्तर पर द्वंद्व उभरता है जो मानव के व्यक्तिगत प्रेम और कर्तव्य के बीच चयन की बेचैनी के साथ साथ छाया देवी एवं डॉक्टर शेखर के परस्पर लगाव का संकेत भी हमें देता है। साथ ही साथ डॉक्टर शेखर के व्यक्तित्व को एक उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित कर देता है। तो इस एकांकी के संबंध में हमने यह चर्चा की। एकांकी के तत्वों के आधार पर भी हमने इस एकांकी को समझने का प्रयास किया।